हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 4 मार्च 2025 हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है कवर करवा चुके हैं और पूरे के पूरे लगभग हमने क्वेश्चंस कवर करवाए। आज का हमारा जो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है गाइस, 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बेसिकली आपको कवर करवाएंगे। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे देखिए, ध्यान से देखिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कल वाली जो पीडीएफ थी हमने एप्लीकेशन पर डाल दी, स्टडी मटेरियल में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है गाइज? आपका एग्जाम कब है, किस दिन, किस शिफ्ट में है, तो आप हमें यहाँ से बता सकते हैं डायरेक्टली। इस लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में हमने फर्स्ट सबसे पहले नंबर पर यही लिंक डाली है ना, तो आप जाकर इस पर क्लिक करके हमें बता सकते हैं कि किस दिन किस शिफ्ट में आपकी एग्जाम है, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर पाएँ। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारे शानदार वीडियो को। हमारे पहले प्रश्न से जीके जीएस करंट अफेयर का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है आज, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन बना है। तो गंगा नदी की जो लंबाई भारत में आपसे पूछी गई है तो 2525 किलोमीटर हो जाएगी, 2525 किलोमीटर है ना। 25 आपको 25 याद रखना है, आसानी से याद रख सकते हैं है ना। तो ये भारत में गंगा नदी की लंबाई है। गंगा नदी की जो लंबाई है ये है आपकी 2525 किलोमीटर। गंगा जो नदी है ये दक्षिण एशिया की एक सीमा पारिक नदी है और भारत और बांग्लादेश से होकर ये बहती है। ये जो नदी है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय में स्थित है। और ये नदी भारत और बांग्लादेश के गंगा के मैदान से दक्षिण और पूर्व में बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर बेसिकली गिरती है। बाएं तट की सहायक नदियों की अगर अपन बात करें गंगा नदी की, तो बाएं तट की सहायक नदियों में गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा, महानंदा है ना, तो ये नदियाँ आती है। इसके अलावा दाएं तट की जो नदियाँ हैं इनमें यमुना आती है, सोन आती है, दामोदर, तमसा और पुनपुन। ये नदियाँ दाएं तट की है और ये नदियाँ बाएं तट की है, दोनों आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल की नदियाँ हैं ये, दाएं और बाएं की है ना, तो इनको आप जरूर से देखिएगा, क्वेश्चन इनसे ऑलरेडी बनते हैं। क्लियर है? ये नदी जो है उत्तराखंड के जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है और भारत के विभिन्न राज्यों से होकर गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में ये बेसिकली जाकर गिरती है, समाप्त होती है। भारत की कुछ प्रमुख और नदियाँ हैं जिनकी लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर के समथिंग। क्लियर है? भारत और पाकिस्तान और चीन के तिब्बत से होकर ये बहती है। दूसरी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना है। इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है ना। और ये जो किलोमीटर हमने आपको दिया है ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये आपको बताइए। हर वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, तो ये जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि जो ऑप्शंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से बना लेते हैं। बट फिर भी हमने कोशिश की है कि जो चीज़ें हैं वो एक्यूरेट देने की कोशिश करें, इसलिए ज़्यादातर इतना ही रहता है। हो सकता है किसी बुक में आपने कम ज़्यादा पढ़ रखा होगा, तो फिर वो आप देख लीजिएगा एक बार। क्लियर है? भारत की प्रमुख नदियों में गंगा जो नदी है ये भी शामिल है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में नर्मदा नदी, चंबल नदी, तापी नदी जिसको ताप्ती के नाम से जाना जाता है, और सोन नदी, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। तो इनको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी नर्मदा से आपका क्वेश्चन बन चुका भी है ना। भारत की कुछ अन्य प्रमुख नदियों में गोदावरी नदी, कृष्णा, यमुना, कावेरी और महानदी शामिल है। इसके अलावा तापी नदी भी ये बेसिकली आती है। दुनिया की अगर अपन बात करें तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर और ये मध्य अफ्रीका से उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्य जो सागर है इसमें जाकर ये बेसिकली मिलती है। और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका नाम अमेजन नदी है ना। आपने सुना होगा, कई बार हमने बताया भी आपको। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये अमेजन नदी। इसकी लंबाई है 6575 यानी कि 6575 किलोमीटर। ये जो है दक्षिण अमेरिका से अटलांटिक जो महासागर है इसमें बेसिकली मिलती है ना। तो दुनिया की बता दिया हमने और भारत की भी आपको कवर करवा दिया, कौन सी बड़ी है, छोटी है, कौन सी क्या है, सारी चीज़ें। गाइज आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी आपको। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट चांस है आपके लिए परचेस करने का, क्योंकि यहाँ से अपने स्कोर को काफ़ी हद तक आप इंप्रूव भी कर सकते हैं। और लेटेस्ट है इसमें 700 से 800 के समथिंग कंटेंट आपको मिल रहा है जो सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर दिया जा रहा है, यानी 1 रुपये में आपको करीबन आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया शानदार ऑफर है, कितना ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है ना। 15 से 16 के समथिंग आपको आई थिंक कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, एक बार देख भी लीजिएगा।
और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी टाइम है आपके एग्ज़ाम में, तो यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पैटर्न बन रहा है ना, सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है। एक बार डेमो लगाइएगा, जो कि फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है डेमो का, उसको लगा कर देख लीजिएगा आपके क्वेश्चंस का पैटर्न, है ना, फिर आपको बिलीव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये थोड़ी सी और हमारी जो टेस्ट सीरीज इनके बारे में बता दें। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल जिसके बारे में बता चुके हैं, आरआरबी एनटीपीसी की, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस, इन सभी की अवेलेबल है। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी आपको, है ना। ये और भी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए, तो इनकी बेस्ट प्रिपरेशन अगर करना चाहें आप तो एक बार ज़रूर से विजिट करके देख लीजिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर पसंद आए तो लीजिएगा, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। बस ये कहना चाहेंगे, आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे बेस्ट कंटेंट अगर चाहिए ना, तो एक बार डेमो देख लीजिएगा। डेमो देखने का कोई पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं लगते, है ना। तो देखिए एक बार जाकर, फिर आप बिलीव करेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, गौतम बुद्ध से पूछा गया, गौतम बुद्ध ने अपना कहाँ पर अपनी शिक्षाएँ दी थी। तो वाराणसी का जो सारनाथ है, वाराणसी के पास में सारनाथ, यहाँ पर इन्होंने शिक्षाएं दी थी। इस तरह से क्वेश्चन बना था। यह क्वेश्चन इस तरह से बना होगा कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ये सारनाथ में ही इन्होंने दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं जो है वाराणसी के पास सारनाथ में और अन्य जगहों पर दी थी, जहाँ बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी, जैसे कि सारनाथ। यहाँ पर वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, है ना। बोध गया जो बिहार में आता है, बोध गया गांव में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कुछ और चीजें जो आपको पता होना चाहिए। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं जो है सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत में दी थी। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे, या अपनी शिक्षाएं जो दी थी किस भाषा में दी थी। तो प्राकृत भाषा में इन्होंने दी थी, सामान्य लोगों की भाषा में प्राकृत में। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में संग्रहित किया गया है। इससे भी ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं आपके। और सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म, है ना, अभिधम्म और अभिधम्म पिटक इसको कहा जाता है। इनको त्रिपिटक या तीन टोकरी कहा जाता है ना। तीनों को तीन टोकरी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है तीन टोकरी किससे कहा जाता है, त्रिपिटक किसको कहा जाता है। विनय पिटक में भिक्षुओं और ननों के जो मठवासी होते हैं, इनसे जीवन से जुड़े नियम बेसिकली बताए गए हैं। तो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा एक नज़र। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिक्किम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है 2025 में, ये कौन है। तो प्रेम सिंह तमांग आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। बिल्कुल आपका यहाँ से याद रखिएगा। सभी जो स्टेट के जो जितने भी चीफ मिनिस्टर और आपके गवर्नर, डिप्टी सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह हैं, इनको आप अच्छे से देख कर जाएँ। क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना। सिक्किम का मुख्यमंत्री आपसे पूछा है, लोकप्रिय रूप से निर्वाचित राजनीतिज्ञ होता है, जो सिक्किम सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो भारतीय राज्य सिक्किम का उपराष्ट्रीय प्राधिकरण है। तो मुख्यमंत्री राज्य में सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, मंत्रिपरिषद पर औपचारिक अध्यक्षता करता है और निर्वाचित सिक्किम विधानसभा में बहुमत से के विश्वास के साथ में जो शासन करता है। तो ये अभी वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग इनका नाम है, जो कि वर्तमान में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये बना है, भारत के तटीय क्षेत्रों में कौन सा जो राज्य है शामिल है ना। इस तरह से केरल हमें बताया है कि केरल उसका सही आंसर था, और ऑप्शंस तो हमें नहीं मिले, बट उन्होंने बता दिया केरल इसका सही आंसर था। तो केरल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। भारत के तटीय राज्यों में केरल भी आता है, इसलिए हमने केरल सही आंसर डाला है। इसके अलावा और भी स्टेट है, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, है ना। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सभी आते हैं भारत के तटीय राज्यों में शामिल है ना। तो इनमें से गोवा आपको दे रखा था, तो गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश की अगर अपन बात करें, तो इसमें दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप बेसिकली आते हैं। भारत की तटरेखा की बात करें, 7516.6 किलोमीटर लंबी है। इसमें मुख्य भूमि का जो तट है ये करीब 5422 किलोमीटर है, और द्वीप क्षेत्र का जो तट है ये करीबन 2094 किलोमीटर के समथिंग है। तो भारत की तटरेखा पश्चिम जो है इसमें अरब सागर और हिंद महासागर से, और पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी से लगती है। भारत के तटीय राज्य में से गुजरात की जो तटरेखा है ये सबसे लंबी है, और गोवा की सबसे छोटी है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछे जाते हैं, है ना। तो इनको अच्छे से याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम वाला कौन सा है, या भारत के कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इस तरह से भी क्वेश्चन कई अलग अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़ किया जाए, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं।
तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, आसानी से हर एक क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ तो सभी रखे होंगे पर थोड़ा सा उनको जो है देखने का नज़रिया अलग हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, है ना। प्रैक्टिस का मेन खेल होता है ये सारा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी शानदार जीत होगी, कही जाता है, आप सभी ने सुना भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन जो बना है ब्रेन फंक्शन से आपका पूछा गया है। मस्तिष्क का भाग ललाट पाली किसको नियंत्रित करता है या फिर इसका कार्य क्या है? तो सोच, गति और सामाजिक जो कौशल है इसको नियंत्रित कंट्रोल करता है ये मेन काम इसका यही होता है, इसको कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का कार्य ये करता है। तो ललाट पाली मस्तिष्क का वह भाग है जो सोच, गति और सामाजिक कौशल को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। ललाट पाली के कार्य निर्णय लेना, यानी ललाट पाली निर्णय लेने में मदद करता है, समस्या सुलझाने में मदद करता है। इसके अलावा आंदोलन जो है ललाटी पाली स्वैच्छिक गति को नियंत्रित करता है और ये भाषण उत्पादन को नियंत्रित करता है। इसके अलावा व्यक्तित्व विशेषताओं में शामिल होता है ये, है ना, और ये समझने नियंत्रित करने में मदद करता है। आप कैसे बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, ये सामाजिक कौशल में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है या इनको कंट्रोल करता है सारी चीज़ें, है ना। तो ललाट जो पाली है इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, ये आपको पता ही है, तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनाए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई विशेष स्थिति या स्वायत्ता को कब रद्द कर दिया, यानी कि 370 कब रद्द किए गए इससे हैं, और 370 जो है कब अस्तित्व में आया जम्मू कश्मीर में। दोनों हमने डाले क्योंकि हमें ऐसा बताया था कि अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 से क्वेश्चन बना था, है ना, इस तरह से हमें क्वेश्चंस बताया था। तो एक तो बन सकता है इससे कब इसको रद्द किया गया, दूसरा कब इसको अस्तित्व में ये आया था। तो ये अक्टूबर 1950 को अस्तित्व में आया था अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में, और इसको कब रद्द कर दिया गया, 5 अगस्त 2019 को। दोनों याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जो है अक्टूबर 1950 में अस्तित्व में आया था, जिसके तहत उसे आंतरिक प्रशासन के लिए स्वायत्ता दी गई थी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा में पारित प्रस्ताव के तहत उसे वित्त, रक्षा और संचार के अलावा कानून बनाने का अधिकार था। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई विशेष स्थिति या स्वायत्ता को रद्द कर दिया गया। यह एक राज्य के रूप में भारत द्वारा प्रशासित क्षेत्र है जिसमें कश्मीर का बड़ा हिस्सा शामिल है, जो तब से भारत, पाकिस्तान, चीन के विवाद का विषय बेसिकली रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा और गोदावरी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन बना है कि इनके बीच का जो मुख्य रिलेशन है, या फिर नर्मदा एंड गोदावरी रिलेशन क्वेश्चन था, इस तरह से हमें बताया है ना। तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस या रिलेशन की अगर हम बात करें तो कोई भी सीधा यहाँ पर रिलेशन में देखने को नहीं मिलता है, फिर भी हमने थोड़ी सी डिटेल बताई है इसके बारे में। नर्मदा और गोदावरी जो नदियाँ हैं इनके बीच में मुख्य अंतर इनकी प्रवाह दिशा है। नर्मदा पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती है, जबकि गोदावरी जो है पूर्वी की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती है। ये दोनों प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, लेकिन इनके जल निकासी पैटर्न अलग अलग हैं। प्रवाह की दिशा जो है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर और गोदावरी नदी पूर्वी की ओर बहती है। जल निकासी बेसिन की बात करें तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय जो नदी है ये गोदावरी नदी है, इसको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, तो आप देख के रखिएगा, आगे हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की सीमा कौन से देशों से मिलती है? तो असम की जो सीमा है किस देश के साथ होती है, शेयर होती है? भूटान और बांग्लादेश से लगती है। आपको याद रखना है, भूटान बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य है जो भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। असम पूर्वोत्तर भारत के 8 सहयोगी राज्यों में से एक है। असम की सीमा जो है इसकी बात करें तो उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश से शेयर होती है। वहीं पश्चिम में पश्चिम बंगाल से सीमा इसकी लगती है असम की। तो याद रखिएगा सभी चारों ओर कहाँ कहाँ किस देश और किस राज्य से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने 2024 में इस राज्य में जनजातियों के से संबंधित कौन सी योजना शुरू की थी? इस तरह से क्वेश्चन था। एक एग्जैक्ट उनको याद नहीं रहा योजना का, और ना ही स्टेट का याद रहा कि कौन सा स्टेट दे रखा था, क्या योजना थी, है ना। तो प्रधानमंत्री ने अगर देखे 2024 की, तो 2024 में प्रधानमंत्री जनजाति कल्याण योजना, है ना, जो कि कर्नाटका में शुरू की, और प्रधानमंत्री आदिवासी विकास योजना इन्होंने शुरू की है, पीएम ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम। तो ये योजना की है। अब देखिएगा अगर इनमें से बना होगा तो बिल्कुल एक इनमें से कोई सा भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है।
प्रधानमंत्री ने 2024 में जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए कर्नाटका राज्य में प्रधानमंत्री जनजाति कल्याण योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य जनजाति समुदाय के जीवन स्तर में सुधार करना है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आजीविका के अवसरों में मदद करना है ना। तो कर्नाटका की ये योजना है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, जनजाति कल्याण योजना इसका नाम रखा है इन्होंने। 2024 में कर्नाटका राज्य ने में इस योजना की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य राज्य के जनजाति समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। और दूसरी जो है ये प्रधानमंत्री आदिवासी विकास योजना है। ये जो योजना है आदिवासी समुदायों को विभिन्न प्रकार के विकास कार्य और कल्याणकारी उपाय प्रदान करती है। इसमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर पर जोर दिया गया है या दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन बना है ये बना है स्वतंत्रता का जो अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में है, 19 से 22 तक देखने को मिलता है। स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है और स्वतंत्रता के अधिकार में कई अधिकार शामिल हैं, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना शस्त्र के सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, किसी भी पैसे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी हिस्से में रहने की आज़ादी, है ना। ये सारे जो स्वतंत्रता है ये आती है आपके आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, हाँ। तो याद रखिएगा आप, इन्हीं में से एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है साल 1905 में भारत के वायसराय कौन थे? तो ये था लॉर्ड कर्जन, याद रखना है। साल 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और उन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। लॉर्ड कर्जन इसने 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया है ना। कब से कब तक किया है? 1899 से 1905 तक। और उन्होंने ब्रिटिश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एशिया में ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार करने, फारस की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित करने और अफगानिस्तान और तिब्बत में भू राजनीतिक स्थिति का प्रबंधन करने की नीति बनाई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये रिवर्स रेपो रेट से है आपका। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट दर क्या है या रिवर्स रेपो दर क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है ना। तो हमने आपको बता दिया था कि लगातार क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे, कल ही हमने कवर करवा दिया था आपको। CRR CLR आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, बैंक रेट आपका पूछा गया, इस तरह से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अब रिवर्स रेपो रेट वाला तो हमने इससे पहले वाली शिफ्ट में ही बताया था आपको कि इसको देख लीजिएगा, आगे क्वेश्चंस बनेगा, फाइनली बन चुका है। RBI के जितने भी रेट या जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं वो अच्छे से देख के रखिएगा। 100% गारंटी है आगे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके और भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी ये बस इतना ही पूछा जाएगा, आगे नहीं पूछा जाएगा, आगे भी क्वेश्चंस बनेंगे जो पूछे जा चुके हैं उनको भी रिपीट किया जा सकता है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो आ चुके हैं उनको तो आप याद रखना ही है, बाकी जो नए हैं उनको भी आपको याद कर लेना है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट दर जो है 3.35% है। रिवर्स रेपो रेट दर जो होती है ये क्या होती है? रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो जो दर होती है वहाँ दर है जिस पर बैंक RBI में अपनी जमा रकम पर ब्याज पाते हैं, है ना। बैंक जो होते हैं ये RBI में जो जमा रकम होती है बैंकों की उस पर ब्याज पाते हैं, उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। वही बैंक दर, है ना, बैंक दर की अगर अपन बात करें, जैसे कि ये तो रिवर्स रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो दर, है ना। अगर बैंक रेट की बात करें BR की, बैंक दर की, तो बैंक दर वहाँ दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सीधे पैसे उधार देता है, उसको बोला जाता है बैंक रेट। रिवर्स रेपो दर और रेपो दर दोनों दरें उधार लेने की लागत और अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करती है। बाजार में नकदी की ज़्यादा मात्रा होने पर RBI रिवर्स रेपो दर जो है इसको बढ़ा देता है। अगला जो क्वेश्चन बना है ये सेना अभ्यास से बना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है पर आप देख के जाइएगा जितने भी सेना अभ्यास अभी जो कि चर्चित है। तो सैन्य अभ्यास और युद्ध क्रीड़ा सैन्य कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण देने का एक तरीका होता है। इसमें सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल करके युद्ध के प्रभाव का पता लगाया जाता है और रणनीतियों की परीक्षा की जाती है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि सेना युद्ध के लिए तैयार है या फिर नहीं है ना। ये हमारी TCS के लिए स्पेशल टेस्ट ई बुक है हमारी, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न वाली है TCS के लेटेस्ट पैटर्न पर। तो आपकी जो भी एग्ज़ाम है RPF कांस्टेबल, RRB, NTPC, ग्रुप D, CGL से HSL, MTS वगैरह, इन सभी के लिए बेस्ट रहेगी क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न है इसमें। तो सिर्फ 25 रुपीज़ में इसमें इनरोल करते हैं और 1500 से ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी डला है, ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा तय प्रक्रिया के मुताबिक ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। और ये जो है यातना और अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से आज़ादी का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार भी देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं इनसे अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रणों से जुड़ी हुई है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में लागू होती है और इन क्षेत्रों में राज्यपाल के पास जनजातीय आबादी की सुरक्षा के लिए विशेष जिम्मेदारियां होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आधा अधूरा मिला है हमें, है ना। क्वेश्चन था आपका कोई सी मूवी थी तो कौन सी मूवी में अवार्ड मिला, इस तरह से क्वेश्चन हमें मिला है। तो ये जो अवार्ड वाले हैं, जो भी करंट के क्वेश्चंस बने हैं, है ना, उनको आप देख लीजिएगा एक नज़र, हो सकता है वहीं से बनाओ। हमने कुछ क्वेश्चंस डाले भी है आपकी बेसिक चीज़ों या फिर देख लग सकते हैं इनको, अगर आगे पूछे जाए तो आप याद रख सकते हैं। आलिया भट्ट जो है इनको गंगूबाई काठियावाड़ी 2022 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, है ना। आवारा फिल्म के लिए राज कपूर को कई पुरस्कार मिले थे। विक्की कौशल जो है इनको उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को पद्मावत 2018 की फिल्म है, इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो ये आप याद रख सकते हैं, है ना, हो सकता है आगे ये बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, और अमिताभ बच्चन का भी देख लीजिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था 2019 में। अगला क्वेश्चन है फेस्टिवल से। अब फेस्टिवल यानी कि त्योहारों से 2 क्वेश्चन बने हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाया, क्या था, बिहू से था आपका। तो बिहू तो हमने काफ़ी बार आपको कवर करवाया है, सभी को पता ही होगा, असम से रिलेटेड है। अगर कोई और भी आपसे इसके बारे में स्पेसिफिक चीज़ पूछी गई तो आपको आई थिंक पता भी होगा, कई बार हमने आपको कवर करवा चुके, फिर भी बता देते हैं। बिहू जो है भारत के असम राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ये वास्तव में वर्ष भर में 3 अलग अलग बिहू त्योहारों से मिलकर बना होता है। रोगाली बिहू, काटी बिहू कल आपका बना था, है ना, माघ बिहू। तो रोगाली बिहू जिसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। काटी बिहू की बात करें तो कोंगाली बिहू कहा जाता है, इसको अक्टूबर में मनाया जाता है। और माघ जो बिहू है इसको भोगाली बिहू कहा जाता है, जनवरी में मनाया जाता है, जो फसल के मौसम का प्रतीक है। प्रत्येक कृषि चक्र के विभिन्न चरणों को बेसिकली दर्शाता है। इसके अलावा आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना था, 1857 की कोई बुक्स पूछी गई थी उससे रिलेटेड, और इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपका बना है पुस्तक से रिलेटेड। तो पुस्तक और लेखक को अच्छे से देख कर जाएगा। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आपका बन रहा है ना। फर्स्ट दिन आपका 3-4 क्वेश्चन बने थे और अब भी आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन लगातार आपके बन रहे हैं। विश्व बैंक से भी क्वेश्चन आपका बना था, एक्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे गाइस हम पूरे के पूरे कवर करवा चुके हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेंड करिएगा। जब भी एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। अगर क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा सेंड करेंगे उतना ही एडवांस और अच्छे से अच्छा एनालिसिस हम आपको दे पाएंगे, क्योंकि हम एग्जाम देने जाते नहीं हैं तो हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे। आप सभी लोगों की सहयोग से ही या सपोर्ट से ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। अगर आप क्वेश्चन सेंड नहीं करेंगे तो ये एनालिसिस नहीं हो पाएंगे, इसलिए चीज़ों को समझा करें। अगर आप चाहते हैं कि आगे एनालिसिस आपको बेसिकली मिलते रहें एडवांस तरीके से, है ना, जैसे हम आपको हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करवाते हैं और पूरे क्वेश्चंस कवर करवाते हैं उसी तरह से, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी एग्जाम हो, जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हो, टेलीग्राम पर क्वेश्चन जरूर सेंड किया करें। टेलीग्राम पर हम जैसे ही शिफ्ट छोड़ती है तुरंत सा मैसेज डाल देते हैं नंबर वाला, जहाँ पर आप हमें सीधे क्वेश्चन भेज सकते हैं, है ना। तो आप जरूर से सेंड करिएगा, है ना, ताकि आप एडवांस तरीके से आप सभी की हेल्प कर पाएँ। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इनके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सिर्फ 49 रुपीज़ की है, स्पेशल ऑफर के थ्रू दी जा रही है। इसकी प्राइस पहले 79 थी, है ना। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो जाकर एक बार डेमो देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। बेस्ट है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यहाँ से आप अपना स्कोर काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं इसकी मदद से, क्योंकि वही टॉपिक है जो आपकी एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना। ये आरआरबी एनटीपीसी की अवेलेबल है, आरआरबी ग्रुप डी की है, एसएससी सीजीएल के लिए अवेलेबल है हमारी टेस्ट सीरीज लेटेस्ट पैटर्न वाली। ये एसएससी सीएचएसएल की है, एसएससी एमटीएस की है, सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी, है ना। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इसमें सभी आपको मिल जाएगी, तो एक बार जाकर भी चेकआउट कर लीजिएगा। ये मैथ्स की अगर अपन बात करें गाइस, और रीजनिंग की, है ना, तो मैथ्स की अगर अपन बात करें तो नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं, पाइप और टंकी से 1 क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका 4, एवरेज से 5, परसेंटेज से 3 थे, प्रॉफिट लॉस से 2 थे, और सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे।
ये क्वेश्चंस हो सकता है ज़्यादा कम हो सकता है आपको, क्योंकि आपको बताइए एग्जैक्ट याद नहीं रह पाते। ये सारा अनुमानित है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बाकी हमने कोशिश करी है कि जो चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछी गई है उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एग्जैक्ट आपको बताने की कोशिश करें, है ना। फिर भी जिन्होंने बताया उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना याद रहा है, किस तरह के उन्होंने बताया है। फिर भी इतना अच्छे तरीके से बताया उनके लिए, इसके लिए उनको हम थैंक्स जरूर से बोलना चाहेंगे सभी लोगों को। क्लियर है। रीजनिंग की बात करें, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन बने और सीरीज से 3 क्वेश्चन बने, कोडिंग डिकोडिंग 5-6 क्वेश्चन है, पजल सेटिंग अरेंजमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन है आपके, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस से आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनकी संख्या 2 है, रैंकिंग एंड ऑर्डर से 1 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन है, सिलोज में नहीं था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बाकी इनसे क्वेश्चंस वो बता रहे थे कि नहीं थे, जो था वो बता दिया। हो सकता है और भी बने हों, बट जितना मिला है उतना हम बताने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा हम अपने मन से कुछ भी यहाँ पर एड ऑन नहीं करते, ये तो आपको बखूबी पता ही है सारी चीज़ें, है ना। तो जो मिलता है, जितना मिलता है उतना ही बता देते हैं, यानी कि आज कम क्वेश्चंस मिले तो कम ही बता दिए, हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर एड ऑन नहीं किया, ना ही हम करते हैं, ना ही करना चाहते हैं, है ना। अगर आप ज़्यादा इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने क्वेश्चन सेंड कर पाएँ उतने करिएगा, क्योंकि एनालिसिस हम जो देते हैं वो आप सभी की हेल्प के लिए ही देते हैं, है ना। अगर आपकी भी हेल्प हुई है तो आगे बाकी लोगों की भी हेल्प करने का आपका हक बनता है, क्योंकि उन्होंने आपकी हेल्प की है। तो ज़रूर से करिएगा जब भी एग्ज़ाम हो। ये टेस्ट सीरीज़ के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, है ना। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा गाइस, आपके लिए बेस्ट रहेगी। और ये स्पेशल ई बुक है, सिर्फ 25 में 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट पैटर्न वाला पूरा का पूरा। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ मिल पाए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।